हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ इस चैनल पे हम 9th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो हमारा चैनल है कार्ब अकेडमी, इस चैनल पे कुछ देर से वीडियो नहीं आ रहा ड्यू टू सम इश्यूज़। सो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, 9th क्लास का साइंस का जो हमारा पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, देखो जब 8th क्लास से 9th स्टैंडर्ड में आते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे होता है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कोर्स। ठीक है, एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है सिनेरियो। ठीक है, लेकिन जब इसे आप धीरे धीरे पढ़ते हो, समझते हो, तो कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होती है। आप बस चैप्टर को अच्छी तरह समझते जाओ, वीडियो देखते जाओ, आपको सब याद हो जाएगा सिर्फ ओनली इस वीडियो में। ठीक है, आप सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर से देखने की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, नाम क्या है चैप्टर का, हमारे सराउंडिंग्स मतलब चारों तरफ, सराउंडिंग्स मतलब होता है वातावरण। ठीक है, हमारे वातावरण में जो मैटर है, मैटर क्या होता है, अब बात आती है मैटर की। ठीक है, इस चैप्टर में जो मेन चीज़ हमें पढ़नी है वो यही पढ़नी है कि मैटर क्या होता है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ मैटर। ठीक है, मैटर में लिखेंगे मैटर क्या होता है। मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जिसका एक तो मास होता है, ठीक है, और दूसरी वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, दो चीज़ें कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए किसी भी चीज़ को मैटर होने के लिए। फर्स्ट वन इज़ इट शुड हैव मास, दूसरी क्या होनी चाहिए, इट शुड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, उसके पास या तो मास होना चाहिए या तो स्पेस को ऑक्यूपाई करनी चाहिए। तो हम लिखेंगे anything which occupy space and has mass। ठीक है, कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास हो उसका, उसको क्या बोलेंगे हम, मैटर। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं हम, जैसे कि हो गया हमारा चेयर, ठीक है, बॉटल, पेन। एक एग्जाम्पल है एयर। ठीक है, एयर को आप सोचोगे, एयर तो कोई स्पेस ही ऑक्यूपाई नहीं करती है। देखो कैसे हम बता सकते हैं, एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सी गैसेस का मिक्सचर होता है एयर। ठीक है, देखिए जैसे कि आप इमेजिन करिए कोई भी एक सिलेंडर है इधर, इसके अंदर आप कोई भी बहुत सारी गैसेस डाल दी। ठीक है, जो एयर होती है, एयर के अंदर जो भी गैसेस होती है इसके अंदर डाल दी। अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे मेजर। ठीक है, मेजर कुछ भी, मान लो इसका वेट आता है 5 kg 4 kg, ये उस गैस का मास है। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या करते हैं, इधर हम लगा देते हैं वैक्यूम। वैक्यूम समझते हो, वैक्यूम वो में होता है जिसमें हम एयर को भी खींच लेते हैं, एयर जहाँ पे ना हो उस सिचुएशन को बोलता है वैक्यूम। ठीक है, दूसरी कंडीशन के अंदर हम सिलेंडर को रखते हैं वैक्यूम कंडीशन में। ठीक है, इसका मास ऑफ कोर्स इससे कम आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें एयर नहीं है, इसमें एयर है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो एयर होती है वो क्या होती है, मैटर होती है। ठीक है, एयर इज एग्जाम्पल ऑफ मैटर। एग्जाम्पल आप एक और ले सकते हो, एलपीजी, जैसे कि क्या होता है, एलपीजी एक गैस होती है। ठीक है, एलपीजी से भरा हुआ सिलेंडर, एक एलपीजी का खाली सिलेंडर। ऑफकोर्स भरा हुआ सिलेंडर भारी होगा इससे। ठीक है, इससे पता चलता है कि एलपीजी है, उसका भी वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास होता है। समझ में आया। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन मैटर क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे मैटर का नेचर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, इसी टॉपिक के बारे में सब टॉपिक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, देखिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। ठीक, इसके अंदर मेनली दो आते हैं फिजिकल नेचर। ठीक है, दो, जिसके अंदर देखिए फर्स्ट फिजिकल नेचर होता है आपका कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये हो गया पहला नेचर। ठीक है, दूसरा नेचर होता है ये पार्टिकल्स का जो साइज होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो लिखेंगे हम दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट फिजिकल नेचर। अब हम इन दोनों फिजिकल नेचर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, दोनों के ऊपर बेस्ड एक्टिविटीज़ दी हुई है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में आप अंदर से अच्छे से पढ़ेंगे। देखो मैं समझा रही हूँ आपको, एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है
देखो पहला जो है हमारा मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, उसकी हम एक्टिविटी देखते हैं। इसके अंदर एक्टिविटी में क्या करना है हमें, देखो एक बीकर लेना है हमें, ठीक है, एक बीकर समझते हो ना, 100 ml का एक बीकर लेना है, 100 ml बीकर। अब क्या करना है, हमें इस बीकर को आधा पानी भर देना है, ठीक है। और फिर मतलब मान लो हमने यहाँ तक इस लेवल तक हमने पानी भर दिया इस बीकर के अंदर, ठीक है। हम उसको मार्क भी करेंगे, ठीक है। फिल द बीकर अप टू अ फिक्स मार्क, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसी बीकर के अंदर कुछ भी सॉल्ट या शुगर, चीनी जो भी हो आप उसमें मिक्स कीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे शुगर या सॉल्ट, जो भी आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है, डिज़ोल्व करेंगे। अब क्या होगा, अच्छे से उसको मिलाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, शुगर या सॉल्ट जो भी हमने लिया था इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि ये मिलाने के बाद क्या इस लेवल में कोई राइज हुआ, चेंज हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। अब देखो क्या देखेंगे आप कि इसके लेवल में तो कोई राइज नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो पानी भी जो है ना वो पार्टिकल से मिलके बना है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक। पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है और वो जो स्पेस होता है वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया, इस शुगर ने, ठीक है। ये जो हमने शुगर इसमें मिक्स की थी उसने इस पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए इसका जो लेवल था पानी का वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, वो वहीं के वहीं पे है, ठीक है। ये समझ में आया इस एक्टिविटी में, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नेचर है, फिजिकल नेचर है, दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। अब हम इसकी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। इससे तो पता चला ना कि मैटर जो होता है पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, ठीक। अगर पार्टिकल से मिलके नहीं बना होता तो शुगर इसमें ऑफ कोर्स ऐड नहीं हो पाती और पानी का लेवल राइज हो जाता। राइज नहीं हुआ क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो हमारी शुगर एंड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थे उनके अंदर मिक्स हो गई, ठीक, समझ आया। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। पार्टिकल्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ में, ठीक। इस चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन में आपको देखो पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, मैटर क्या होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अणु, ठीक है, परमाणु, ठीक। अब देखिए ये जो है हमारा नेक्स्ट फिजिकल नेचर, इसके ऊपर हम एक्टिविटी पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी में बेसिकली हमें क्या करना है, सेम हमें एक 100 ml का बीकर लेना है एक, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या मिक्स कर देना है, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMNO4, ठीक, KMNO4 ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो होता है पर्पल, डार्क पिंक, ठीक है। इसका बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर होता है। अब हम क्या करेंगे, एक और बीकर लेंगे, ठीक है, एक और बीकर लेंगे और इस पर हम 90 ml वाटर डालेंगे, ठीक है, 90 ml वाटर, ठीक। 90 ml तो देखो इसमें वाटर है, कमी किसकी है, 10 ml की, वो हम निकालेंगे इधर से और डाल देंगे इसमें, ठीक। क्या देखने को मिलेगा, पोटेशियम परमैंगनेट उसमें से हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, 90 ml वाटर में मिला दिया, तो इसका जो कलर है फेड हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ठीक है। इसका कलर यहाँ से इधर के कंपैरिजन में इधर हल्का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से रिपीट करेंगे, एक और बीकर लेंगे 90 ml वाटर के साथ, 90 ml वाटर एंड देन जो 10 ml हमने ये पोटेशियम परमैंगनेट वाला सोल्यूशन था, अब हमें जो वापस से 10 ml है ना, इसमें से नहीं लेंगे, हम इसमें से लेंगे, ठीक है। इसमें से डाला हमने वापस से 10 ml, 90 + 10 100 ml हो गया। इसको हम रिपीट करेंगे 5 से 8 बार, ठीक है। देखने को क्या मिलेगा, हमें जो लास्ट वाला जो बीकर होगा ना हमारा, उसमें भी कलर पिंक रहेगा, पिंकिश कलर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, देखो इससे ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, ठीक। देखो थोड़े से पार्टिकल्स हमने इधर निकाले, इधर पूरे फैला दिए, ठीक, इधर पूरे फैला दिए, मतलब पूरे के अंदर फैल गए। तो हम कहीं से भी उठाएंगे पार्टिकल्स तो कौन आएंगे ना, सोचो अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स होते, मान लो इसके अंदर से हम 2 ही पार्टिकल उठा पाते, तो एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, मान लो हमने पानी का सैंपल ले लिया यहाँ से, अगले में कलर थोड़ी ना जा पाता,
ठीक है। लेकिन हम कहीं से भी 10 ml उठा रहे हैं, लास्ट में भी अगर कलर दिख रहा है, इसका मतलब पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं साइज़ में, पूरे तरीके से फैल जा रहे हैं। कहीं से भी आप उठा लो, उधर ही आपको पोटेशियम परमैंगनेट की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही हैं। ठीक है, समझ में आया? ये थी आपकी 2 एक्टिविटीज़ इन दोनों के बेस पे। ठीक है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, ये समझ में आया? तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अब हम। ठीक, तो देखो हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो लिखेंगे हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, स्पेस बिटवीन देम, ये हो गई हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब देखो जो हमने वो एक्टिविटी की थी ना, शुगर वाली, पानी के अंदर शुगर मिला दिया था, पानी का लेवल राइज नहीं हुआ था। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इसका एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, इफ़ वी डिजॉल्व अ टेबल स्पून ऑफ शुगर और सॉल्ट इन अ वाटर देयर विल बी नो राइज इन वाटर लेवल। क्यों? बिकॉज पार्टिकल ऑफ शुगर हैज़ फिल्ड द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक है, क्या हुआ, जो शुगर के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में जो स्पेस था उनको फिल कर दिया। ठीक है, आप इधर लिख भी सकते हो, इन अबव एक्टिविटी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट और शुगर filled the space between particles of water। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी, पहला कैरेक्टरिस्टिक किसका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सेकेंड क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, देखो इसमें आप समझ सकते हो, जैसे कि बुक में भी एक एक्टिविटी दी हुई है, जैसे कि आपके पास मान लो एक आयरन नेल है। ठीक है, लोहे की एक कील है, एक पीस ऑफ चॉक है, 2 चीज़ आप ले लो। ठीक है, चॉक है और आयरन की नेल है। आप दोनों को हैमर से तोड़ के देखिए, चॉक को तो आप इजीली तोड़ दोगे, आयरन की नेल को नहीं तोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आयरन की नेल के अंदर जो पार्टिकल्स है उसने बहुत स्ट्रांगली आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, बहुत स्ट्रांगली आपस में एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि जो चॉक है उसके पार्टिकल्स ने आपस में एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, इजीली हम उसको तोड़ पाए। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं, ये तो हमें पता चल गया। तो इधर आप लिख सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक an iron nail with a hammer। ठीक है, it is not possible to break an iron nail with a hammer। क्यों? क्योंकि जो आयरन नेल के पार्टिकल्स है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड हैं। ठीक है, बिकॉज आयरन नेल पार्टिकल्स are held by strong force of attraction। ठीक है, पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक, समझ में आया? इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, दे आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन। तो हम लिखेंगे पार्टिकल्स
of matter are continuously moving, continuously moving, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। कैसे पता चलेगा? देखो, घर के अंदर जब एक इंसेंस स्टिक आप जलाते हो, अगरबत्ती जब जलाते हो, तो पूरे घर में, पूरे रूम में उसकी जो स्मेल होती है फैल जाती है। क्यों? क्योंकि स्मेल के जो इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स हैं पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हमेशा मोशन करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। व्हेन वी बर्न एन इंसेंस स्टिक, ठीक है, एट वन कॉर्नर ऑफ रूम, किसी भी रूम के कॉर्नर में आप जलाते हो, उसकी जो स्मेल है पूरे घर में, पूरे बहुत दूर तक, सेवरल मीटर्स अवे तक वो फैल जाती है, ठीक है। तो देखो, इसमें हम लिखेंगे व्हेन वी बर्न एन इंसेंस स्टिक, व्हेन वी बर्न एन इंसेंस स्टिक, its smell reaches to several meters away, several meters away। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है। लिखेंगे हम बिकॉज particles of matter are continuously moving। ठीक है, तो ये हो गए हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए क्या पढ़ा हमने इसमें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। जब हमने पानी के अंदर शुगर डाला तो उसने पानी का लेवल राइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो किसने फिल कर दिया? शुगर ने फिल कर दिया। नेक्स्ट में क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जो है मैटर के आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमें कैसे पता चला? जब हम आयरन नेल को हैमर से ब्रेक नहीं कर पाए तो हमें पता चला आयरन नेल के अंदर जो पार्टिकल्स है बहुत ही स्ट्रॉन्गली उन्होंने आपस में अट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। तीसरा क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स चूँकि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं। ये हमें कब पता चला? जब हमने इंसेंस स्टिक जलाई तो पूरे दूर तक हमारे जो रूम था, घर था, उसके अंदर स्मेल उसकी फैल गई, जिससे हमें पता चला कि जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूस मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की कितनी स्टेट्स होती है हमें पता है, 3 स्टेट्स होती हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस पे देखिए हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, तीनों के जो बारे में जो है शेप, उसका वॉल्यूम, उसका अरेंजमेंट, ठीक है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक जगह पढ़ेंगे हम सॉलिड, एक जगह पढ़ेंगे हम लिक्विड और एक जगह पढ़ेंगे हम गैस, ठीक है, और एक जगह पढ़ेंगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़। देखिए जैसे कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है, शेप और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की शेप और वॉल्यूम कैसी होती है? फिक्स होती है। सॉलिड की शेप और वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस लिखेंगे हम इधर हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा सॉलिड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। लिक्विड के पास में फिक्स शेप तो नहीं होती है लेकिन फिक्स वॉल्यूम ज़रूर होती है, ठीक है। हैव फिक्स वॉल्यूम बट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप, ठीक है। ये जो नेक्स्ट है हमारा गैस, इसके पास ना तो फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है, ठीक है। इधर हम लिखेंगे नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है।
ये पॉइंट्स आप समझे कि नहीं? देखो कैसे, जैसे मान लो ये पेन है, सॉलिड है, ठीक, क्या आप इसकी शेप चेंज कर सकते हो? ऑफकोर्स तोड़ के कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन मोड़ के, ठीक है, इस तरीके से आप इसकी शेप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो ये हो गया हमारा सॉलिड, इसकी वॉल्यूम और शेप फिक्स है। लिक्विड के बारे में क्या होता है? लिक्विड जैसे आपने किसी भी ग्लास के अंदर पानी डाला, ठीक, ग्लास की शेप में है वो पानी, लेकिन अगर हमने इस ग्लास को किसी कटोरे में डाल दिया तो पानी कटोरे का शेप ले लेगा, ठीक है। इसका मतलब उसकी शेप फिक्स नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स होती है। गैस के पास क्या होता है? ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम होती है, ना ही कोई फिक्स शेप होती है। गैस को किधर भी डाल दो वैसी वॉल्यूम ले, वैसी वो इतने अमाउंट में फैल जाएगा, ठीक है, वैसी वो शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसकी ना तो फिक्स शेप होती है, ना ही इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक। दूसरी हमारी जो पढ़ना है हमें, वो होती है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देखेंगे हम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देखो जो सॉलिड है हमें पता है उधर ना पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो लिक्विड होता है उसके अंदर थोड़े से लूजली पैक्ड होता है एज कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड से अगर कंपेयर तो थोड़े से लूज होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में लूज होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम गैस के में देखें तो गैस में क्या होता है? लिक्विड से भी ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड एंड रैंडम इन ऑल डायरेक्शन। सारे डायरेक्शन में फैले हुए रहते हैं, ठीक है। इसका देखो एक, जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये मान लो कोई सॉलिड है, इसके अंदर पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है, इस तरीके से। बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड। लिक्विड के अंदर कैसा होगा? इधर 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 इस तरीके से होता है लिक्विड के अंदर, ठीक है। और गैस की अगर हम बात करें, गैस के अंदर तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया हमारा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब हम बात करेंगे इनकी डेंसिटी की, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डेंसिटी देखिए सॉलिड की कितनी होती है? सॉलिड की ज़्यादा होती है, इसकी ठीक ठीक होती है, इसकी बहुत ही ज़्यादा लो होती है गैस की, ठीक है। इधर लिखेंगे हम हाई, इधर लिखेंगे नॉट टू मच हाई, इधर लिखेंगे हम लो, ठीक है। डेंसिटी भी हो गई हमारी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हमारा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, अभी बताती हूँ क्या होता है। देखो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, देखो दो टर्म होती है, इंट्रा और इंटर, ठीक है। अच्छे से समझनी है दो टर्म्स हमें, इंट्रा और इंटर। देखिए इंट्रा एंड इंटर। इंट्रा मीन्स होती है किसी चीज़ के अंदर की बात हो रही है, इंटर मतलब होता है दो चीज़ों के बीच की बात हो रही है, ठीक। जैसे कि मान लो आपकी क्लास है, क्लास 9th के, मान लो 4 सेक्शंस है, 4 या 2 सेक्शंस है, तो ठीक है 4 सेक्शंस। तो मान लो एक क्लास की अगर कंपटीशन हो रहा है, एक क्लास में 10 बच्चे, 10 बच्चों का कंपटीशन हो रहा है, तो हो गया इंट्रा क्लास कंपटीशन, ठीक है। इंट्रा क्लास, एक ही क्लास के अंदर कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें इंटर, तो इसके और इसके बीच में कंपटीशन हो रहा है, दो क्लासेस के बीच में, तो उसको बोलेंगे इंटर क्लास कंपटीशन। दो क्लासेस के बीच में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर मतलब होता है बीच में, ठीक है। दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो देखो इधर देखो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है, इधर आपको नहीं दिख रहा, तो इधर पार्टिकल्स का डिस्टेंस होगा मिनिमम, ठीक है। इधर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, मोर एज कंपेयर टू सॉलिड। गैस की अगर हम बात करें, इधर होता है बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, तो इधर लिख देंगे हम मैक्सिमम,
ठीक है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमारी इंटर पार्टिकल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स। ठीक है, देखिए हमें पता है स्ट्रॉन्ग जो सॉलिड होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे इधर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस किस में होगा? सॉलिड में होगा। लिक्विड उससे थोड़ा ठीक ठाक होता है, मॉडरेट लिख देंगे हम इधर। ठीक है, एंड गैस जो होता है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो इधर लिखेंगे हम वीक। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़नी थी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड होता है उसकी शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। लिक्विड के अंदर सिर्फ वॉल्यूम फिक्स होती है, शेप फिक्स नहीं होती है। गैस के अंदर वॉल्यूम और शेप दोनों अनफिक्स होती है, कुछ भी फिक्स नहीं होता। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के अंदर थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, गैस के अंदर बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा होती है, इसकी नॉट टू मच है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और इसकी बहुत ही कम होती है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस अगर हम देखें तो सॉलिड के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, लिक्विड के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, गैस के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स देखें तो सॉलिड के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड के अंदर मॉडरेट होता है, एंड गैसेस के अंदर वीक होता है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? देखो हमने पढ़ा है मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। क्या सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, ये सब हो सकता है कि नहीं हो सकता? हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें पता है स्टेट्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस। ठीक है, इन्हीं को आपस में कन्वर्ट करना, चेंज करना, इसी को बोलते हैं क्या? स्टेट इंटर कन्वर्जन। ठीक है, तो देखिए इधर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसी से पूछो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जब कोई सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट करे। ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टर्म, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड वो भूल जाते हैं, जो कि क्या होता है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, अगर कोई चीज़ किसी भी सॉलिड से लिक्विड में बदल रही है एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे इट इज़ अ टेम्परेचर, it is a temperature at which solids start converting into liquid at atmospheric temperature। वो हो गया हमारा क्या? मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस को आप बोल सकते हो 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन। ठीक है, इसके बाद इसकी मेल्टिंग पॉइंट के अंदर ही एक और चीज़ हमें पढ़नी है, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना होता है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस होता है ये। ठीक है, इधर हम लिख देंगे इट इज़ अ प्रोसेस, it is a process in which solid state is changed into liquid state। ठीक है, अब हम इसके अंदर के जो हीट होती है, इसके अंदर की जो एनर्जी होती है,
कौन सी एनर्जी ऐसा करने में यूज़ होती है उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन। ठीक है, LATENT, लेटेंट, लेटेंट मतलब होता है हिडन, जो दिखाई नहीं देती। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में लाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो हीट चाहिए, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो देखिए, द अमाउंट of energy required to change 1 kg solid into a liquid state at its melting point। ठीक है, अगर देखो लिक्विड की बात हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, लिक्विड से अगर गैस की बात हो रही है तो हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड फ्रॉम सॉलिड इनटू अ लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, देखो हमने इसमें क्या पढ़ा, सॉलिड से लिक्विड बदलना है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बदलना है, सॉलिड मतलब क्या है हमारे पास, आइस है। ठीक है, आइस, आइस को हमें किस में चेंज करना है, वाटर में चेंज करना है। वाटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे। ठीक है, हीट कर रहे हैं तो क्या होता है, जब तक कि देखो अगर हम इस पर थर्मोमीटर टच करके रखें, इसका टेम्परेचर कितना दिखाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, जब तक ये पूरा का पूरा पानी में ना बदल जाए आइस, तब तक ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। क्यों, क्योंकि अब आप सोचोगे कि हमने तो बहुत टाइम से हीट दे रहे, वो हीट गई कहाँ, जब टेम्परेचर तो सेम है दोनों का। ठीक, कहाँ गई वो हीट, वो हीट छुप गई, वो हीट हिडन होती है, हिडन उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, अब देखो मैं समझाती हूँ हीट गई कहाँ, वो हीट यूज़ होती है टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस। आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो लगती है, उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको छुपी हुई हीट भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ आया। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वाली स्टोरी। देखो बॉइलिंग पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अच्छे से समझ में आया ना, अब हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या था, इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये बस इसमें क्या है, सॉलिड से लिक्विड नहीं करना, लिक्विड से गैस करना है। ठीक है, इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज चेंज इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, खत्म। ठीक है, इट इज़ अ पॉइंट एट विच liquid state is changed into gaseous state at atmospheric temperature। ये हो गया हमारा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर लिखोगे तो क्या, 373 केल्विन। अब याद करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, तो 100 के लिए क्या होगा
273 प्लस 100 373 केल्विन। ठीक है, ये हो गया हमारा वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट के अंदर एक था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऐसे इधर होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो पहले हमने उधर फ्यूजन पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम पढ़ेंगे पहले वेपराइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, एक है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड से लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड से गैस। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर होता है फ्यूजन, इधर होता है वेपराइजेशन, इधर होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इधर होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ख़त्म। ठीक है, बस अब देखिए पढ़ते हैं वेपराइजेशन क्या होता है। वेपराइजेशन, वेपराइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस in which liquid state change into gaseous state। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो प्रोसेस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट को लाने को चेंज करता है उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कैसे समझ सकते हो आप? देखिए जैसे कि हमने आइस को गर्म किया, ठीक, टेम्परेचर राइज नहीं हुआ जब तक कि पूरी की पूरी आइस जो है वाटर में ना बदल गई। वो हीट कहाँ गई? वो हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लगी। ऐसे ही क्या होता है, इधर देखो, मान लो आपके पास वाटर है, आप इसको गर्म कर रहे हो, वाटर है गर्म कर रहे हो, पूरा उबल गया, 100 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर। ठीक है, पूरा का पूरा पानी जब तक उबल ना जाए, जब आप इस स्टीम को भी टेस्ट करोगे ना 100 डिग्री सेल्सियस ही आपको टेम्परेचर दिखेगा। ठीक है, तो सोचोगे आप इतनी देर से हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर तो वही है, 100 इधर 100 इधर, वो जो हीट हमने दिया वो गया कहाँ? वो हीट कहाँ गया? इधर के जो लिक्विड के जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स था उनको तोड़ने में लगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होती है, 1 kg लिक्विड से गैस में बदलना एट बॉइलिंग पॉइंट, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, it is an amount of energy required to change 1 kg of liquid into gas at boiling point at its atmospheric temperature। हो गया ख़त्म। ठीक है, बहुत इजी है ये। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये हो गया हमारा पूरा बॉइलिंग पॉइंट वाला रूल ख़त्म। ठीक है, हमें मेन पढ़ना क्या था कि जो मैटर है उसकी स्टेट्स आपस में चेंज हो सकती है कि नहीं। इधर हम बनाएंगे, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, इधर है हमारे पास सॉलिड, इधर है हमारे पास लिक्विड, इधर है हमारे पास गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमें तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ चेंज करना है। सोचो अगर आपको सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो आप क्या करोगे? सॉलिड से लिक्विड बनाना है, हमने अभी भी पढ़ा ना फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन करेंगे। लिक्विड से अगर हमें गैस बनाना है, अभी हमने पढ़ा क्या? वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें गैस से सॉलिड बनाना है, वो एक अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं सब्लिमेशन, वो हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको उल्टा देख लो आप, सॉलिड से लिक्विड तो हो गया, लिक्विड से अगर हमें सॉलिड बनाना है उसको हम बोलते हैं सॉलिड फ्यूजन। ठीक है, सॉलिड फ्यूजन। अगर हमें लिक्विड से गैस बन गया तो उसको तो वेपराइजेशन, अगर गैस से अगर हमें लिक्विड बनाना है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अब आपको एक चीज़ तो पता होगी, देखो ये तो हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस का। अगर हमें डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलना है तो एक प्रोसेस होता है जिसको आप बोलोगे सब्लिमेशन।
ठीक है। सब्लिमेशन जो हम अभी पढ़ेंगे, गैस से अगर सॉलिड बनाए तो उसको बोलेंगे हम डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड स्टेट। लिक्विड को बिना इन्वॉल्व के सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज किया जाता है, ठीक है। कैसे? जैसे कि आपने घर पे देखा होगा नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, ठीक है, कपूर की जो गोलियां होती हैं वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाती हैं, ठीक। देखो इसके अंदर आपको और भी देख सकते हो, जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, ठीक, वो हो गया हमारा सॉलिड से गैस करने में सब्लिमेशन। गैस और सॉलिड करते तो डीसब्लिमेशन। ये हो गया हमारा स्टेट इंटर कन्वर्जन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज इवेपोरेशन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट है इस चैप्टर का, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने घर पर भी सुना होगा। इवेपोरेशन क्या होता है? जब पानी को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, उबल जाता है। तो जो पानी एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर लिक्विड को वेपर्स में बदला जाता है, ठीक है, लिक्विड को वेपर्स में बदला जाता है, उसको बोलते हैं क्या? इवेपोरेशन, ठीक है। तो लिखेंगे द फिनोमिना ऑफ change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point. It's called evaporation. देखो कोई भी चीज़ जब लिक्विड से वेपर में बदलती है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले उसके बिलो नीचे वाले टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं क्या? इवेपोरेशन। इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा इवेपोरेशन की डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इवेपोरेशंस को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन से फैक्टर हैं? तो देखो हम लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। देखिए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए मेनली हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। चार कौन से हैं? पहले हमारा इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। मान लो आप किसी कप में चाय पीते हो, ग्लास में चाय पीते हो, या फिर एक ठंडे बर्तन बड़े बर्तन में आप चाय को रख देते हो, तो ऑफकोर्स इसमें ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ही ज़्यादा कूलिंग होगी, ठीक है। तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज़ होता है, तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, ठीक है। मान लो देखो कपड़े हैं बहुत गीले, ठीक है, उनको आपने सुखाया है ठंडी में, ठीक, ठंडी में सुखाया है, और एक आपने सुखाया धूप में। धूप के अंदर ऑफकोर्स टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर, धूप के अंदर कपड़े जल्दी सूखेंगे, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा इवेपोरेशन, जहाँ जल्दी इवेपोरेशन वहाँ ज़्यादा कूलिंग, ठीक है। तो देखो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारा इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। विंड होती है हवा, ठीक है, हवा जहाँ चलती है वहाँ भी ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, अगर आप उसमें वहाँ बैठ जाते हो, कूल हवा में बैठ जाते हो, तो आपको ज़्यादा ठंडा फील होगा, ठीक है। तो अगर लिखोगे अगर विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो हमारा इवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज़ हमारा है ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? हमारी एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो देखो इसका उल्टा होता है, अगर ह्यूमिडिटी हमारे एयर के अंदर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थे, देखो जैसे क्या था हमारा सरफेस एरिया,
टेम्परेचर, वाइंड स्पीड और ह्यूमिडिटी। अब देखो इवेपोरेशन कूलिंग करता कैसे है, ठीक है, कैसे करता है। देखो जैसे कोई खुले बर्तन में आप कोई चीज़ रखते हो तो लिक्विड जो है इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो अपने चारों तरफ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इवेपोरेट होते हैं, ठीक है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करना तो गर्मी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमें चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो कूल फील होता है, ठंडा फील होता है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा अपने हाथ पे आप एसीटोन रखते हो, नेल पॉलिश रिमूवर रखते हो, ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, हमारे हाथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सोख लेता है हमारे हाथ की जो जो गर्मी होती है उसको इवेपोरेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ को ठंडा फील होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा, जैसे कि हम गर्मियों के अंदर मटका के अंदर पानी रखते हैं, ठीक, उसकी वजह से भी हमें ज़्यादा कूलिंग फील होती है। उसके बाद एक और एडवाइस दी जाती है, जैसे कि हमें गर्मियों के टाइम में कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्मियों के टाइम में हमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है। जबकि जो हमारे जो कॉटन के क्लोथ्स हैं वो उन पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कूल फील होता है, ठीक है। तो कॉटन क्या होता है, वाटर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्बर माना जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे चारों तरफ से वो हीट को, स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर हमें अच्छा एनवायरनमेंट देगा, ठीक है। आपने एक और चीज़ भी नोटिस की होगी, जैसे कि ठंडे पानी की बॉटल होती है, एकदम से फ्रिज से निकाल के रखी या फिर पानी के अंदर आइस रखी, तो उसके बाहर थोड़े थोड़े पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पानी की बॉटल की चारों तरफ जो एयर होती है उसके अंदर भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है, वो जो मॉइस्चर है अपनी एनर्जी को कम करता है, लिक्विड में बदल जाता है और फिर कहाँ पे चिपक जाता है, उस ग्लास में, ठीक है, लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है। अब लिक्विड कहाँ जाएगा, तो ग्लास को ही चिपकेगा, ठीक है, जिसको हम कैसे देखते हैं, एज अ फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। अब हमारी जो NCERT है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम दिए हुए हैं कि हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा, वो पढ़ते हैं। अब देखिए व्हाट वी हैव लर्नड, अभी तक हमने क्या पढ़ा। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। देखिए जैसे कि हमने अभी तक देखो क्या पढ़ा है, वो अभी लिखते हैं। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, मैटर जो होता है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्या है, जो मैटर है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तीसरी हमने क्या पढ़ी, इनकी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ठीक है। जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर मैक्सिमम होता है, लिक्विड के अंदर नॉर्मल होता है, इंटरमीडिएट होता है, गैसेस के अंदर मिनिमम होता है, ठीक है। एंड देन जो स्पेस था जो सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा कम होता है, ये सब पढ़ी हमने प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हम लिख देंगे प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अरेंजमेंट वगैरह भी पढ़ा हमने, इनकी डेंसिटी भी पढ़ी, ठीक है। अब ये जो मैटर के स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, इनको हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्टेबल। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा था, जैसे क्या हो गया हमारा वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब भी हम इधर लिख देंगे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक और चीज़ क्या पढ़ी, बॉइलिंग क्या होता है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉइलिंग जो होता है एक बल्क फिनोमिना होता है, बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। जबकि जो मेल्टिंग है, सॉरी मेल्टिंग नहीं, इवेपोरेशन आप देख सकते हो, इवेपोरेशन आपका सरफेस फिनोमिना है, ये सरफेस पे काम करता है, ठीक है। बॉइलिंग हो गया बल्क फिनोमिना, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ इवेपोरेशन है, किस किस पे डिपेंड करता है, हमारे टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, विंड स्पीड पे, सरफेस एरिया पे, ठीक है। और इवेपोरेशन के फैक्टर्स पढ़े हमने, फैक्टर्स एंड इवेपोरेशन पढ़ा, इवेपोरेशन कूलिंग करता है ये पढ़ा, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा और चीज़, लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों के बारे में पढ़ा, ठीक है।
इसके बाद कुछ क्वांटिटीज़ दी हुई हैं एनसीईआरटी में, जैसे कि जो टेम्परेचर है उसकी यूनिट केल्विन, और इसको हम लिखते कैसे हैं, के से। लेंथ को हम कैसे मेज़र करते हैं, मीटर में, जिसको हम लिखते हैं एम से। नेक्स्ट वन इज जैसे कि मास को आप किलोग्राम में मेज़र करते हो, जिसको हम लिखेंगे कैसे, केजी में, ठीक है। वेट को न्यूटन में, तो हम लिखेंगे एन से। वॉल्यूम को हम कैसे करते हैं, क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक मीटर, तो हम लिखेंगे मीटर क्यूब। डेंसिटी को, डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास का क्या होता है, किलोग्राम, मास बाय वॉल्यूम के किलोग्राम पर, वॉल्यूम का क्या है, क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। अब जैसे प्रेशर का होता है क्या, ऐसा यूनिट पास्कल होती है, आपने पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो लिख देंगे हम PA पास्कल, ठीक है। यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी के जो नोट्स है वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद वीडियो में मैं नोट्स को वापस दे दूँगी, आप वहाँ से भी अच्छे से याद कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो कवर अप करेंगे, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 अच्छे से समझ में आया, कुछ डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप समझ में आया तो आप यहीं से पढ़िए, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।